नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे और आप ही के लिए मतलब जो आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों 106%। कितने परसेंट? 106% रहने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, और इस क्लास में आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। अगर आप ये क्लास देख लेते हैं पूरी, मतलब आप पूरी इस क्लास को अटेंड करते हैं, देखते हैं पूरा अच्छे से, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, आप आरएससीआईटी की जो एग्जाम में उसके अंदर आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो। आपको सिर्फ एक क्लास देखनी है ये वाली जाते जाते। ठीक है, अब इस क्लास में ऐसा क्या है भाई, क्यों कह रहा हूं मैं पास होने की आपसे, उसके 4-5 रीजन ये हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि मैंने एक एक चीज को देखो, कंप्यूटर का परिचय, सिस्टम और हार्डवेयर, यहां से मैंने 1 से 25 क्वेश्चन तक उठाए हैं दोस्तों। मतलब 1 नंबर से 25 नंबर तक आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट की मूल बातें, मतलब इंटरनेट का टॉपिक 26 नंबर से 50 नंबर तक रहने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की बात करें तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को 51 नंबर से और 75 नंबर तक के प्रश्नों में मैंने रखा है दोस्तों। और यहाँ पे भामाशाह कार्ड और जनाधार योजना जो आपके है चैप्टर में, आप ये सोचो कि कंप्यूटर में थोड़ी होता है भामाशाह कार्ड, तो भाई आपके चैप्टर में आरएससीआईटी के में जो 52 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक रहने वाले हैं। ठीक है, आप बात करें साइबर सुरक्षा और अन्य ऑफिस टूल, ठीक है, जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, तो उसके मैंने 91 से लेकर के 106% तक रखे हैं दोस्तों। तो बस सीधी सी बात ये है, आप बिलीव कीजिए मेरे ऊपर, अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आराम से आप क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है दोस्तों, आपके सामने रखूंगा कि एक आपको नोटबुक लेनी है। नोटबुक आप जानते होंगे, नोटबुक लेना है, और जो मैं एक्स्ट्रा लिखाता हूं क्वेश्चन संबंधित, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा सारी चीजें। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पे टिक कर दिया आगे बढ़ गया, आपको मैं एक एक चीज डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो उन चीजों को आपको नोट करना है साथ साथ में। ठीक है, अगर आप नोट करते हैं साथ साथ में और ये 106% पूरी देख लेते हैं अच्छे से, तो आप आरएससीआईटी में पास हो जाओगे दोस्तों, ये कह सकता हूं मैं आपसे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत से बनाई एक चीज और ये पूरी आपका बुक का निचोड़ दिया है मैंने इस क्लास के अंदर। तो आप इसको मैराथन भी बोल सकते हैं, महामैराथन भी बोल सकते हैं, और पास होने वाली क्लास भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मन करे वैसे क्लास का नाम दे दीजिएगा, लेकिन क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न और टॉपिक सामने ही है दोस्तों, यहाँ पे अध्याय 1 लिख रखा है, मान लो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का परिचय, सिस्टम और हार्डवेयर से क्वेश्चन उठाए जो आने वाले 25% तक रहने वाले हैं। मतलब 1 से 25% तक चलेंगे, इसमें इजी पर्सन भी रहने वाले हैं आपके लिए और हार्ड भी रहने वाले हैं, और साथ में मैं एक एक क्वेश्चन की समरी भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप क्या है भाई, पहला प्रश्न है रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो यहां पे आ रहा है ए ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड ओनली मेमोरी, या बोले रैंडम ओनली मेमोरी। बताइए दोस्तों क्या जवाब देना चाहोगे आप इसका। ठीक है, बताइए जल्दी से, रैम का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है इसकी। तो इसका होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों इसमें, बी ऑप्शन होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो लगा देते हैं बी पे टिक यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं, ये अस्थायी मेमोरी होती है आपकी। कौन सी दोस्तों, अस्थायी मेमोरी। ठीक है, अगर बिजली जाती है तो डाटा चला जाता है, बिजली जाने पर डाटा चला जाता है, ये मान लो बस आप तो। ठीक है, डेटा चला जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड। तो चारों में से क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। सीपीयू को क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे सीपीयू को भाई साहब 3 भागों में बांटते हैं हम। पहला होता है दोस्तों आपका एएलयू, ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है दोस्तों एमयू। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं इसके। एएलयू का पूरा नाम होता है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों, अरिथमेटिक, ठीक है, लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट भी आप बोल सकते हो इसको, लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये होता है, काम क्या करता है दोस्तों, ये लॉजिक कार्य करता है, लॉजिक, या फिर आप बोल सकते हो इसको गणितीय कार्य करता है। ठीक है, तो गणितीय कार्य करता है या लॉजिक कार्य करता है या गणनाएं करता है, आप बोल सकते हो इसको। सीयू क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट कहते हैं यहाँ पे सीयू को। ठीक है, और ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, निर्देशों को कंट्रोल करता है। और एमयू मतलब होता है दोस्तों मेमोरी यूनिट। क्या होता है दोस्तों, मेमोरी यूनिट होता है। क्लियर यहां तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कीबोर्ड की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, एक तरीके से इनपुट होता है।
माउस भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है आपका। स्कैनर भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। और प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है आपका। तो यहां पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। रोम में संग्रहित डेटा या प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अभी तक 3 प्रश्न आपको एकदम इजी लगे होंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न हल्का सा आपको लगा होगा कि हार्ड है, हो सकता है। वैसे अगर आप पढ़ने वाले हो तो नहीं लगेगा आपको, लेकिन जो पहली बार क्लास लेंगे उनको हल्का सा टफ लग सकता है ये। रोम में संग्रहित डेटा प्रोग्राम्स होते हैं। पहला ऑप्शन स्थायी नॉन वोलेटाइल, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अस्थायी वोलेटाइल, बिजली बंद होने पर मिट जाते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा लिखे और मिटाए जा सकते हैं। केवल चित्र संग्रहित करते हैं। बताइए दोस्तों रोम में क्या होता है भाई। तो रोम का पहले बता देता हूं पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये होता है दोस्तों इसका पूरा नाम। ठीक है, अब यहां पे जो होता है दोस्तों केवल चित्र संग्रहित होते हैं, ऐसी बात नहीं है। उपयोगकर्ता द्वारा लिखा और मिटाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक तरीके से पढ़े जा सकते हैं, लिखे और मिटाए नहीं जा सकते दोस्तों। अस्थायी या बिजली जाने पर डेटा मिट जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो जो मिट जाते हैं ना, वो होते हैं दोस्तों रैम में। ये रैम की खास बात है। उपयोगकर्ता द्वारा लिखे और मिटाए जा सकते हैं, रैम में मिटाए जा सकते हैं, रोम में नहीं, रैम में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों स्थायी होती है रैम ये, और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो खास बात है ना, दोनों अस्थायी बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है, रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। उपयोगकर्ता द्वारा लिखे और मिटाए जा सकते हैं, वो भी क्या दोस्तों, रैम में मिटाए जा सकते हैं। लेकिन रोम में स्थायी डाटा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न तो हो गया, पांचवें प्रश्न की ओर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। बताइए दोस्तों, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे मैं बता रहा हूं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं भाई, इनपुट के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो इनपुट में लिखिए आप, नोटबुक निकाल लीजिए अपनी और लिखना पहला डिवाइस क्या होगा इनपुट का। किसी को पता है कि भाई पहला डिवाइस क्या होगा इनपुट का। ठीक है, तो एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कीबोर्ड। क्या लिख दिया दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, माउस, जो आप सभी यूज करते हैं, इजी भी है। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफोन। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था माइक्रोफोन के बारे में, तो माइक्रोफोन हो गया दोस्तों। ठीक है, चौथा क्या हो गया दोस्तों, स्कैनर। क्या हो गया दोस्तों, स्कैनर हो गया। ओके, स्कैनर के बाद में पांचवा हो गया दोस्तों आपका वेब कैम। क्या हो गया दोस्तों, वेब कैम हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में हल्का सा बता देता हूं मैं आपको, और एक छठा लिख लो दोस्तों, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। ठीक है, अब मैं हल्का सा बताता हूं आपको कि कौन सा डिवाइस क्या काम आता है, क्योंकि कई बार इनके काम पूछ ले जाते हैं आपसे। तो कीबोर्ड जो काम आता है दोस्तों, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए काम आता है। क्या दोस्तों, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए काम आता है। ठीक है, माउस की बात करें तो ये कर्सर को कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या दोस्तों, कर्सर को कंट्रोल करता है। ओके, और बात करते हैं दोस्तों माइक्रोफोन की, तो ये क्या काम करता है, ध्वनि या बोले ऑडियो। क्या करता है दोस्तों, ये इनपुट करता है, ध्वनि और ऑडियो कंप्यूटर में इनपुट करता है। स्कैनर क्या करता है भाई, बताइए, भौतिक दस्तावेजों को, भौतिक दस्तावेज कौन, जिनको हम हाथ में ले सकते हैं, उठा सकते हैं, भौतिक दस्तावेजों को, जैसे कागज हो गया है ना, दस्तावेजों को या छवियों को, छवि मतलब कोई भी इमेज वगैरह, कोई फोटो वगैरह, या छवियों को क्या करता है, ये डिजिटल रूप में बदलता है। डिजिटल लिख लेना भाई इसको, डिजिटल रूप में बदलता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं वेबकैम की ओर। ये क्या काम करता है भाई, वीडियो इनपुट करता है। क्या करता है भाई, वीडियो इनपुट करता है। वीडियो इनपुट करेगा, जैसे मान लो आप आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो आपकी इमेज वगैरह इनपुट करेगा कंप्यूटर के अंदर। और जॉयस्टिक क्या काम आता है भाई, गेम खेलने के लिए काम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एकदम इजी है, बता दोगे आपकी प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनपुट हमने लिखवा दिया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आउटपुट की यहीं पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आउटपुट की बात कर लेते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इनपुट लिख लिया सभी ने, अब आउटपुट लिख लीजिएगा। पहला आउटपुट बता रहा हूं दोस्तों मैं, मॉनिटर। क्या है दोस्तों, मॉनिटर, सबने देखा होगा मॉनिटर। तो दूसरा बता रहा हूं दोस्तों मैं, प्रिंटर। ओके, तीसरे की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों स्पीकर, स्पीकर। ओके, चौथे की बात की जाए तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दोस्तों प्रोजेक्टर,
अगर आपको क्लास धीमी लग रही है तो आप 2x कर सकते हैं दोस्तों आराम से। और यहाँ पे पांचवा लिखा दिया मैंने दोस्तों हेडफोन। ये पांचों दोस्तों एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, लिख लो हेडफोन। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए मॉनिटर की, तो मॉनिटर क्या काम करता है भाई, जल्दी से बताइएगा क्या काम करता है मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर करता है टेक्स्ट और छवियों को स्क्रीन पर विजुअल आउटपुट करता है। मतलब टेक्स्ट हो गए जो भी आप लिखते हो वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह में, या छवियों जो भी वीडियो वगैरह हो गई या फिर कोई इमेज वगैरह हो गई, ठीक है, को स्क्रीन पर दिखाता है। ये मान लो आप, तो सीधा सिंपल दिखाता है। ठीक है, दूसरी बात करें प्रिंटर क्या काम करता है भाई, डिजिटल दस्तावेजों को, किसको दोस्तों, डिजिटल दस्तावेजों को क्या करता है, हार्ड कॉपी में निकालता है। हार्ड कॉपी जैसे कि कागज हो गया, ठीक है, कागज पर निकालता है। ठीक है, स्पीकर क्या करता है भाई, ध्वनि को आउटपुट करता है, मतलब ध्वनि को आउटपुट करता है। ओके, सवाल आएगा इनमें से कौन सा आउटपुट ध्वनि को आउटपुट करता है, तो स्पीकर। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या काम करता है भाई, जल्दी से बताइए, छवियों या वीडियो को दीवार या स्क्रीन पर दिखाने के लिए। यह मैं बोलूं यहां पे छवियों को या वीडियो को, है ना, वीडियो को दीवार या स्क्रीन पर दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे मूवी पिक्चर हॉल हो गया जो भी है आप, ठीक है, सिनेमा हॉल। हेडफोन क्या करेगा दोस्तों, ये ऐसे बोल सकते हैं हम, व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से ध्वनि सुनने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने बात की अभी इनपुट की, साथ में मैंने की आउटपुट की। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट हो गया दोस्तों। और जो प्रिंटर होता है ना भाई, ये क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। क्या होता है दोस्तों, आउटपुट, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया प्रिंटर का बताया मैंने, ये रहा प्रिंटर। ठीक है, ये क्या करता है, आउटपुट होता है, और ये क्या करता है, डिजिटल दस्तावेजों को हार्ड कॉपी में बदलता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती है, तो ये भी बात कर लेते हैं। लिख देता हूं इसी जगह पे मैं, ये दोनों उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इनपुट कभी कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं एक बार स्टोरेज की, और फिर बात करूंगा दोस्तों मैं आपसे प्रोसेसिंग की। दो डिवाइस और बच गई हमारे पास में, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की, जिसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ये लिख लेना भाई, इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा 100%। तो प्रोसेसिंग में पहली डिवाइस में लिख देता हूं दोस्तों आपके सामने, सीपीयू होती है। कौन सी होती है दोस्तों, सीपीयू। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लिख लेना। ओके, दूसरा कौन सा होगा इसमें भाई, जीपीयू। क्या होगा भाई, जीपीयू होगा। ठीक है, जीपीयू को बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्राफिक्स। सवाल ये भी आ सकता है कि जीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और बताऊं मैं आपको, मदरबोर्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, और मदरबोर्ड मुख्य सर्किट होता है कंप्यूटर का, मुख्य सर्किट बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं, मुख्य सर्किट, जो कैबिनेट के अंदर होता है, मुख्य सर्किट आप बोल सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपके क्या हो गए दोस्तों, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गए, सीपीयू, जीपीयू और मदरबोर्ड। ठीक है, और एक बात कर लेते हैं दोस्तों आपसे अब स्टोरेज डिवाइस की। किसकी दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस की भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस हमारा दे दिया मैंने यहाँ पे चौथे नंबर पर आपको, स्टोरेज डिवाइस। किसी को नाम पता है कि भाई स्टोरेज डिवाइसों का, तो पहला मैं लिखा देता हूं दोस्तों स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, HDD बोलते हैं। ठीक है, सवाल आ सकता है HDD का पूरा नाम क्या है, तो आप बताओगे हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, दूसरा दे दिया मैंने यहां पे SSD। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, डाटा स्टोर करने के लिए काम आती है भी। और तीसरे नंबर पे मैंने बताया दोस्तों आपको, रैम भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और चौथे नंबर पे एक और लिख लो आप, जिसको बोलते हैं पेन ड्राइव। ओके, और एक मान लो पांचवें नंबर पर मेमोरी कार्ड, मेमोरी
कार्ड। ये क्या होंगे दोस्तों? आपके स्टोरेज डिवाइस होंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने देखा बहुत इजी था 5वें नंबर का कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो मैंने बताया आउटपुट है, तो मैंने आपको कुछ इनपुट डिवाइस बताई, अभी कुछ स्टोरेज डिवाइस मैंने बताई, प्रोसेसिंग के बारे में बात कर ली और आउटपुट के बारे में बात कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने लिखा है ना साथ साथ में ये समझ में आया होगा और आप इसको पढ़ भी लोगे एक तरीके से। ठीक है, अगर आप जो मैं बता रहा हूं इस क्लास के अंदर वो काम कर लेते हो तो मैं वादा करता हूं आप बहुत सारे प्रश्नों को एकदम सही करके आओगे एग्जाम में, मान लो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लिखा नहीं है तो, वरना लिख लीजिएगा। खासकर जो स्टोरेज डिवाइस है ना इनको जरूर लिख लेना भाई, बहुत काम की है। और नाम पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब 1% पक्का है चारों में से, या तो आउटपुट से पूछेगा, इनपुट से पूछेगा, प्रोसेसिंग से पूछेगा या स्टोरेज से पूछेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था भाई? जल्दी से बताइएगा, किस पीढ़ी में आप वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? बताइए दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग किया गया है ना वो किया गया है दोस्तों प्रथम पीढ़ी में। किसमें दोस्तों? प्रथम जनरेशन में या फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। द्वितीय में किसका किया गया था भाई? किसी को याद है क्या? द्वितीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का, सॉरी ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर। ओके, क्लियर है तक का? ये दूसरी में किया गया था। तीसरी में क्या किया गया था भाई? तीसरी में किया गया दोस्तों आईसी का, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। इनको उतार लीजिए कॉपी में साथ साथ में, ठीक है, याद हो जाएगा आपको सारी चीजें। और यहां पे चतुर्थ में किसका किया गया दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का। किसका दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, चारों पीढ़ियों मैंने बता दिया। प्रथम में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि सर्किट है ना, सर्किट। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। और यहां पे चौथे में किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? घर पर गेम खेलना, मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक अनुसंधान या जटिल गणनाएं करना, या सामान्य ऑफिस कार्य या ऑनलाइन चैटिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होने वाला है मौसम की भविष्यवाणी हो गई, वैज्ञानिक अनुसंधान या जटिल गणनाएं करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर का। अब मैं आपसे पूछूं पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था भाई? पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? किसी को पता है क्या आप में से? पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों? पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600। ठीक है, लिख लेना, CDC 6600 पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 8वां नंबर का। यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं आपको स्टोरेज डिवाइस मैंने बताया था जस्ट अभी आपको, प्राथमिक है, कैश है, द्वितीयक है या सहायक या फिर रैम है? बताइए दोस्तों कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक, कैश, द्वितीयक या रैम? तो दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव है ना वो द्वितीयक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है दोस्तों? द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, अब यहां पे बात करें प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी है? प्राथमिक में आएंगे दोस्तों आपके, एक तो आएगी दोस्तों रैम जो लिख रखी है यहाँ पे, रैम हो गई। ठीक है, साथ में हो गई आपकी रोम हो गई। ठीक है, और कैश भी क्या है दोस्तों? यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी है। कौन सी है दोस्तों? प्राथमिक है। ठीक है, प्राथमिक में आ जाती है ये भी। और यहाँ पे रैम और रोम हो गई। ठीक है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों द्वितीयक में कौन कौन सी आती है? तो द्वितीयक में बात करें दोस्तों हम, एक तो आ गई आपके HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एक हो गई SSD। क्या हो गई दोस्तों? SSD हो गई। ठीक है, ये किस में आएंगी दोस्तों? आपके सेकेंडरी मेमोरी में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, द्वितीयक मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बताइए दोस्तों कौन सा है? विंडोज, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और मैक OS। यहां से एक सवाल ऐसा ही बनता है सेम टू सेम,
तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होगा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनपुटिंग कहते हैं, आउटपुटिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं या स्टोरिंग कहते हैं? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, किस किस को पता है भाई 10वें का आंसर? दोस्तों कंप्यूटर में डेटा को सूचना में, किसमें दोस्तों? डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? एक कंप्यूटर पोर्ट जिसका उपयोग नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर पोर्ट जिसका उपयोग नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, इथरनेट पोर्ट या एचडीएमआई पोर्ट? बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? एक कंप्यूटर पोर्ट जिसका उपयोग नेटवर्क कनेक्शन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो जल्दी से बताइएगा क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहेंगे हम इथरनेट पोर्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? इथरनेट पोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, इथरनेट पोर्ट। क्लियर है तक का? अब बात करें दोस्तों यहाँ पे जो वीजीए पोर्ट है और एचडीएमआई पोर्ट है, एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो आपका ये सीपीयू है। क्या है दोस्तों? ये सीपीयू रखा हुआ है, ये आपका एक मॉनिटर रखा हुआ है सामने। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के इसी मॉनिटर से कनेक्टेड है कौन? यहाँ पे एक तरीके से ये कीबोर्ड मान लेते हैं और एक तरीके से ऐसे ही रहता है दोस्तों माउस आपका। लेकिन अब बात ये की जा रही है कि जो आपका मॉनिटर है ना भाई, क्या है दोस्तों? जो मॉनिटर है, ध्यान से देखिएगा, जो मॉनिटर है उसको हम कनेक्शन करना चाहते हैं किससे? सीपीयू से। मतलब इसको कनेक्टिंग करना चाहते हैं किससे? सीपीयू से। ठीक है, मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए जो केबल काम में ली जाती है, जो केबल काम में ली जाती है वो कौन कौन सी होती है? तो पहले तो चलती थी दोस्तों वीजीए। कौन सी दोस्तों? वीजीए चलती थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके साथ साथ में कौन सी हो सकती है? एचडीएमआई भी हो सकती है। मतलब कौन कौन सी हो सकती है? एचडीएमआई है ना, और यहाँ पे वीजीए, दोनों केबल जो होती है वो क्या कर सकती है दोस्तों? सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो सीपीयू को मॉनिटर से कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहते हैं? या तो वीजीए केबल बोलेंगे या एचडीएमआई केबल बोलेंगे। ठीक है, वीजीए केबल कुछ ऐसी आती है, ऐसे ऐसे, जिसमें 15 पिन लगे होते हैं दोस्तों अंदर। और अब नए वर्जन में एक तरीके से कौन सी आ गई दोस्तों? एचडीएमआई आ गई। ठीक है, अब बात करें दोस्तों वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वीडियो ग्राफिक्स अरे। क्या होता है दोस्तों? वीडियो, VIDEO, वीडियो, ठीक है, ग्राफिक्स, ठीक है, अरे। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने पिन होते हैं दोस्तों? वीजीए केबल में पिन कितने होते हैं? कई बार पूछ लिया गया है, 15 पिन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं दोस्तों? 15 पिन होते हैं वीजीए केबल में। क्लियर है तक का? वीजीए केबल में 15 पिन होते हैं, पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, एचडीएमआई की फुल फॉर्म पूछ ली कई बार, तो एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों? यहां पे लिखेंगे हाई, HIGH, हाई, ठीक है, DEFINITION, ठीक है, और यहां पे M फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टीमीडिया, MULTI, मल्टीमीडिया। ठीक है, और यहां पे I फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरफेस हो जाएगा, INTERFACE, इंटरफेस। तो H फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहां पे H है ना, D, M और I। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। और यहां पे बात करें दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा भाई? जल्दी से बताइएगा, किस किस को पता है यूएसबी का पूरा नाम? तो मैं लिख देता हूं यूएसबी का पूरा नाम यहां पे आपको यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है,
याद रखना दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यहाँ से 11वें प्रश्न में से कई प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों आपके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और ऐसे देखने से पार नहीं पड़ेगी, आप साथ साथ में नोटबुक में उतार लीजिए इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, सवाल आ सकता है एसएसडी का पूरा नाम क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में सत्य है। मतलब कौन सा कथन सत्य है भाई इनमें से। पहला ऑप्शन आ रहा है, ये एचडीडी की तुलना में धीमी होती है, मतलब हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होती है, धीमी होती है। दूसरा कथन क्या है भाई, इसमें घूमने वाले हिस्से नहीं होते हैं, इसलिए ये तेज और अधिक टिकाऊ होती है। तीसरा ऑप्शन, ये केवल रैम के रूप में उपयोग होती है। और चौथा ऑप्शन, इसकी क्षमता हमेशा एचडीडी जो होती है हार्ड डिस्क उससे कम होती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा कि इसमें घूमने वाले हिस्से नहीं होते हैं, इसलिए ये अधिक टिकाऊ होती है, तेज और अधिक टिकाऊ होती है। तो बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। इसका तो मैंने आंसर दे दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, 1 टेराबाइट यानी कि टीबी में कितने गीगाबाइट होते हैं, 100 जीबी, 1000 जीबी, 1024 जीबी या 10,000 जीबी। बताइए दोस्तों 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, मतलब कितना जीबी बनता है 1 टेराबाइट से। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने दे दिया होगा 1024 होते हैं, ठीक है। अब यहां से कैसे कैसे सवाल बनेंगे बता देता हूं मैं आपको। पूछा जा सकता है 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, मतलब जीबी कितने होते हैं, ठीक है। यह पूछा जा सकता है 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, यह पूछा जा सकता है आपसे। एमबी मतलब मेगाबाइट, क्या होता है दोस्तों, मेगाबाइट होता है। क्लियर यहां तक का, मैं लिख देता हूं मेगाबाइट, ओके। इसके बाद में पूछा सकता है 1 एमबी बराबर कितना केबी होता है, यह भी पूछ सकता है। केबी मतलब किलोबाइट, किलोबाइट अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, किलोबाइट। और फिर 1 केबी बराबर पूछा जा सकता है कितने बाइट्स होते हैं, 1 केबी है ना बराबर पूछ लेगा आपसे कितने बाइट्स होते हैं, ओके। यह पूछा जाएगा कि भाई 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट बराबर कितने क्या होते हैं, बिट होते हैं या बिट्स होते हैं, ठीक है। यह आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे भाई, बताइए मुझे साथ साथ में। 1 टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं, 1024 जीबी होते हैं। कितने दोस्तों, 1024 जीबी होते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, ठीक है। 1 जीबी बराबर कितने एमबी होते हैं भाई, तो 1024 एमबी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 1024 एमबी होते हैं। दूसरे का आंसर मिल गया आपको, ठीक है। तीसरा 1 एमबी बराबर कितने केबी होते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा, 1024 केबी होते हैं। और 1 केबी बराबर कितने बाइट्स होते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे, तो 1024 बाइट्स होते हैं। लेकिन 1 बाइट बराबर क्या 1024 बिट्स होते हैं, बताइए जल्दी से। आप तो यही करके आओगे शायद 1024, वहां पे लिखा होगा 1024। तो दोस्तों 1 बाइट बराबर क्या होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 8 बिट होते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। अगर आरएससीआईटी में नहीं है तो कोई और एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। आईएमपी, क्लियर है तक का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या प्लॉटर। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर का जो उदाहरण है वो है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होगा, ठीक है। क्लियर है तक का, ओके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर लगा लीजिए टिक, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने और संपादित यानी कि एडिट करने की अनुमति देता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए दोस्तों किस प्रकार का सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने की, किसकी दोस्तों, दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है, तो वो देता है दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस वर्ड, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या देगा आपको, कोई भी रिपोर्ट मान लेते हैं अपन, रिपोर्ट है ना, या एक तरीके से रिपोर्ट ही मानेंगे, या कैलकुलेशन करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर का
यूज करने की अनुमति देता है। कौन देता है? स्प्रेडशीट देता है। प्रेजेंटेशन क्या करता है दोस्तों? प्रस्तुतियां बनाता है। क्या करता है दोस्तों? प्रस्तुतियां। ठीक है, यह बोलेंगे स्लाइड बनाने की, SLI स्लाइड, SLIDES स्लाइड्स बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं 15 तक आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अब आ रहा है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? जल्दी से बताइएगा मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन एसआई में सॉर्ट आउट करा के आया हूं अभी इसी क्लास के अंदर। पहला ऑप्शन ट्रांजिस्टर, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, या माइक्रो प्रोसेसर। बताइए दोस्तों, चौथी पीढ़ी की पूछ रहा है आपसे। तो चौथी पीढ़ी में मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद है तो, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको? माइक्रो प्रोसेसर बताया था। ठीक है, यहां पे आएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन? हम लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। अगर ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो किस में होते हैं भाई? ट्रांजिस्टर द्वितीय में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? द्वितीय में होते हैं। ठीक है, अगर बात करें, मैं लिख देता हूं यहाँ पे दूसरी, है ना, या सेकंड हम बोल सकते हैं, सेकंड। ठीक है, अगर इंटीग्रेटेड की बात की जाए तो ये किस में थे भाई? इंटीग्रेटेड थर्ड में। किसमें दोस्तों? थर्ड में थे। और वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में थे। ठीक है, क्लियर है तक का? ओके। और कई बार पूछा जाता है कि आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा कथन कैश मेमोरी के बारे में सबसे सटीक है? निम्न में से कौन सा कथन कैश मेमोरी के बारे में सबसे सटीक है? ये मुख्य मेमोरी रैम से धीमी होती है, ये सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज छोटी मेमोरी है जो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को रखती है, ये द्वितीयक स्टोरेज का एक प्रकार है, ये केवल आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करती है। तो भाई ये तो ना तो आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करती है, ना द्वितीय स्टोरेज होती है, और ना ही ये मुख्य मेमोरी यानी कि रैम से धीमी होती है, क्योंकि ये तो तेज मेमोरी होती है। तो ये क्या करती है दोस्तों? ये सीपीयू और रैम के बीच एक बहुत तेज छोटी मेमोरी होती है जो बार बार उपयोग होने वाले डेटा को रखती है। ठीक है, और डेटा कुछ समय के लिए रखती है, कुछ समय के लिए रखती है, अस्थायी होती है। ये भी क्या होती है दोस्तों? अस्थायी होती है, जो कुछ समय के लिए रखती है। ठीक है, ओके। तो यहां पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? 17वें में बी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है भाई, ध्यान से देखिएगा। BIOS यानी कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, या बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या बिल्ट इन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों बायोस का जो पूर्ण रूप है ना, वो है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। अब सवाल यहां से आ सकता है कि बायोस स्टोर कहां होता है दोस्तों? कहां स्टोर होता है बायोस? तो दोस्तों ये होता है मदरबोर्ड के। किसके दोस्तों? मदरबोर्ड के। मदरबोर्ड के रोम चिप में होता है दोस्तों। किस में होता है दोस्तों? मदरबोर्ड के रोम चिप में होता है स्टोर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो बोरिंग हो चुके हैं क्लास से भाई? बताइए जल्दी से, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो बोरिंग हो चुके हैं? दोस्तों यहां पे आ रहा है 19वां सवाल है आपका। 19 और 20 एक जगह हो गए, मैं थोड़ा अलग कर देता हूं इनको। ठीक है, देखिएगा 19वां क्या है? प्लॉटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है? अब पता लग गया दोस्तों प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, लेकिन किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन, ये उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और बड़े आकार के चित्र जैसे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उपयोग होता है, ये केवल टेक्स्ट प्रिंट करता है, ये गेम खेलने के लिए उपयोग होता है, या डेटा स्टोर करता है? दोस्तों प्लॉटर जो होता है ना, वो क्या करता है? ये उच्च गुणवत्ता वाले, है ना, ग्राफिक्स, बड़े आकार के चित्र जैसे कि बैनर हो गए, बनाने के लिए काम होता है दोस्तों इसका। ठीक है, तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जिसका आंसर आपको तुरंत मिल गया होगा, उत्तर यहाँ पे, तो मजा आ गया होगा दोस्तों आपको 20वें प्रश्न को देखते। तो ऐसा एग्जाम में हो जाए तो क्या होगा फिर? आपके साथ में मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आंसर नहीं मिलते, अगर आपको पता होगा इस चीज का। तो OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर, देखो सामने है ना यार, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप क्यों करोगे मेहनत?
ये पढ़ लोगे। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। लेकिन बात ये दोस्तों, ऐसे इसके पूर्ण रूप पूछे जा सकते हैं, या ऐसे ही 2-4 मैं आपको बता रहा हूं नाम जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, देखिएगा। ओसीआर का पूर्ण रूप आपको पता लग गया, लेकिन क्या पता है ओसीआर काम क्या करता है? क्या काम करता है भाई ओसीआर, बता सकते हो कोई? तो ओसीआर क्या करता है दोस्तों, देखिए मैं इसका वर्क बता देता हूं, क्या उपयोग क्या होता है इसका। ओसीआर का उपयोग क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। तो इसका जो उपयोग होता है ना भाई, वो ये होता है प्रिंटेड या हस्तलिखित, प्रिंटेड या हस्तलिखित, जो हाथों से लिखा गया है, हस्तलिखित। खैर मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन ध्यान देना, हस्तलिखित टेक्स्ट को, किसको दोस्तों, टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है, रूपांतरण मतलब बदलता है एक तरीके से, रूपांतरण, ओके, रूपांतरण करता है मतलब कन्वर्जन करता है या बदलता है, ठीक है। सवाल आएगा प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण कौन सा डिवाइस करता है? तो वो करता है दोस्तों ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ओसीआर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे ही कुछ नाम और बता देता हूं मैं आपको 2-3-4 जिनको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला नाम बता रहा हूं वैसा ही में, एक होता है दोस्तों जो आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, MICR। क्या दोस्तों, MICR आ सकता है, ठीक है, MICR आ सकता है। दूसरा कौन सा आ सकता है दोस्तों, दूसरा आ सकता है दोस्तों आपके BCR। क्या आ सकता है दोस्तों, BCR। OCR तो आ गया ना, तो BCR आ सकता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है दोनों, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, OCR तो आ गया, MICR और BCR के बारे में। तो MICR के बारे में आप क्या जानते हो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। पहली बात तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है भाई, MICR का पूरा नाम होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहां पे लिख दो आप मैग्नेटिक, M फॉर मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक, I फॉर इंक हो गया, और C फॉर क्या हो गया दोस्तों, C फॉर करेक्टर मान लेते हैं, करेक्टर, CHARACTER, करेक्टर। और यहां पे आएगा R फॉर रिकॉग्निशन, तो यहां पे आएगा RECOGNITION, रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे MICR का पूरा नाम हो गया। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ और अच्छे से। M फॉर क्या हो गया दोस्तों मैग्नेटिक, I फॉर क्या हो गया इंक, C फॉर क्या हो गया दोस्तों करेक्टर, और R फॉर क्या हो गया दोस्तों रिकॉग्निशन, ठीक है। और एक काम क्या आता है भाई, इसका काम क्या होता है, तो काम लिखा देता हूं हल्का सा। ये क्या करता है दोस्तों, बैंकों में काम आता है। क्या आता है दोस्तों, बैंक में काम आता है ये, ठीक है। और बैंक में क्या करता है, ये जो चेक के ऊपर लिखे होते हैं ना MICR कोड, कौन से दोस्तों, चेक के ऊपर लिखे जाने वाले MICR कोड को डिजिटल डेटा में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों, डिजिटल डेटा में बदलता है, डिजिटल डेटा में बदलता है। सवाल आएगा MICR कोड को डिजिटल डेटा में कौन सा उपकरण बदलता है, तो MICR, ठीक है। सवाल आए कि MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा MICR के बारे में। और ध्यान रखना इन चारों डिवाइसों में से क्वेश्चन बनता है हमेशा एक, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों BCR की। किसकी दोस्तों, BCR की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा, दुकानों पे देखा होगा इसको, तो आराम से शॉपिंग मॉल में देखा होगा। जो अपन कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं ना, मतलब स्कैन करके बोलते हैं कितने पैसे का हो गया, तो BCR ही करता है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है पूरा बार, B फोर क्या हो जाएगा दोस्तों बार, C फोर हो जाएगा दोस्तों कॉर्ड, और R फोर हो जाएगा दोस्तों रीडर, ठीक है। कोई भी जो आपका पैकेट होता है, जो भी आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर ऐसा ऐसा चिन्ह आते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिखे होते हैं नंबर्स वगैरह, तो इसको जो स्कैन करता है ना, वो यही करता है, ठीक है। तो ये काम आता है दोस्तों शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग मॉल हो गया, बड़ी बड़ी दुकानों में हो गया, ठीक है, वहां पे काम आता है दोस्तों। तो आप कभी आपने शॉपिंग की होगी तो आपको बार कोड रीडर जरूर नजर आया होगा उस दुकान के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको MICR के बारे में, BCR के बारे में और OCR के बारे में अच्छी तरह पता लग गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन है जिसको अच्छी तरह पता लग गया है भाई, ओके। तो यहां से अगर ये तीनों से OCR, MICR और BCR से कोई सवाल बनता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं करके आओगे दोस्तों। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है भाई, पहला ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, दूसरा बायोस या पोस्ट
अब पोस्ट का यहाँ पे पूरा नाम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाना या उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन करना या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलना। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, बायोस या पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाना या उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन करना या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलना। दोस्तों यहां पे सही जवाब होने वाला है आपका, वो होगा दोस्तों बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाना। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न हमारा, कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तन करता है। मतलब कौन सा डिवाइस है ऐसा जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और फिर इसके विपरीत करता है, फिर एनालॉग को वापस डिजिटल में। ठीक है, स्विच करता है, राउटर करता है, मॉडेम करता है या हब करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा डिवाइस है जो करता है ये काम, तो वो करता है दोस्तों मॉडेम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, अगर आपने लिखा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा दोस्तों। एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 1, 4, 8 या 16। तो ये देता हूं मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन। दे दूं क्या होमवर्क का? नहीं यार, फिर आप सोचोगे आपने तो आंसर दिया ही नहीं। दे देता हूं आंसर इसका मैं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों 8 बिट्स। ठीक है, सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव। बताइए दोस्तों कौन सी है वोलेटाइल मेमोरी। देखिए अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी मेमोरी। कौन सा दोस्तों, अस्थायी मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मतलब जिसमें बिजली जाने पर डाटा चल जाता है, तो वह दोस्तों रैम। कौन सी है दोस्तों, रैम है। ठीक है, ए ऑप्शन। ये क्या है दोस्तों, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल बोल सकते हो आप। ठीक है, ये भी नॉन वोलेटाइल है क्योंकि इसमें भी डाटा स्थायी रहता है। मतलब स्थायी मेमोरी है तीनों, मतलब तीनों क्या है दोस्तों आपकी स्थायी मेमोरी है। ठीक है, जबकि ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है आपकी। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप अस्थायी मेमोरी को। अब चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है दोस्तों, मदरबोर्ड पर मौजूद वह कौन सा पथ जो डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच यात्रा करने देता है, क्या कहलाता है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर मौजूद वह भौतिक पथ जो डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच यात्रा करने देता है, क्या कहलाता है, केबल, बस, पोर्ट या चिप। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जवाब होगा बस। क्या होगा दोस्तों, बस होगा। ठीक है, और मदरबोर्ड से क्या समझते हैं आप, जो आपका कैबिनेट होता है ना, ये इसे हम कैबिनेट बोलते हैं, और इसके अंदर एक ऐसा बॉक्स मिलता है जिसमें आपका रोम, रैम सब यहाँ पे इनबिल्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। लेकिन अब अध्याय दूसरा चालू हो गया आपका, ये इसका नाम है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल आएंगे अब, और इंटरनेट की मूल बातें जो अब चलने वाले हैं 50 नंबर तक। ठीक है, 50 नंबर तक क्या चलेंगे दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट की मूल बातें चलेंगी। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा क्या है मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहला ऑप्शन संगीत बजाना, स्प्रेडशीट बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना या ईमेल भेजना। बताइए दोस्तों, तो यहां पे आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां है दोस्तों, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है। कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछेगा ये, तो जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है भाई, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरफेस या गूगल यूजर इंटरफेस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पे आएगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या आएगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। बताइए दोस्तों, विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स या ओपेरा। देखो यहां भी मैंने लिख दिया दोस्तों ओपेरा होगा दोस्तों, क्योंकि ओपेरा क्या है, एक तरीके से एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है दोस्तों ओपेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग है, विंडोज, एंड्रॉइड और लिनक्स तीनों क्या है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के
27% की ओर। इंटरनेट पर फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग करेंगे आप? किसका प्रयोग करेंगे आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए? तो दोस्तों उसके लिए हम करेंगे एफटीपी का प्रयोग। किसका दोस्तों? एफटीपी का प्रयोग करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें सवाल की ओर। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड विंडोज, वेब वाइड वर्ल्ड या विंडोज वर्ल्ड वाइड? तो ये होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 30% पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 30 में से आपके कितने परसेंट सही है एकदम और कितना बेटर लग रहा है क्लास, वो आप देखो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहां पे होने वाला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ओके। और यूआरएल क्या होता है दोस्तों? यूआरएल को बोलते हैं दोस्तों वेबसाइट का पता। वेब साइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है हमारा, ईमेल पर भेजते समय सीसी का क्या अर्थ होता है? ईमेल भेजते समय सीसी का क्या अर्थ होता है? करंट कॉपी, कार्बन कॉपी, क्रिएट कॉपी या कॉन्टैक्ट कॉपी? सही है। तो दोस्तों यहां पे आएगा कार्बन कॉपी। क्या आएगा दोस्तों? कार्बन कॉपी आएगा। एक होता है दोस्तों इसी से संबंधित बीसीसी, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। और यहां पे तो देखो कार्बन कॉपी से क्या होता है, जो कोई मेल भेजता है उसकी जो आईडी होती है वो विजिबल होती है, मतलब देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आईडी होती है उसकी वो क्या होती है दोस्तों? हिडन होती है। क्या होती है दोस्तों? हिडन मतलब छिपी हुई होती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। वेबसाइट एड्रेस से पहले आने वाले HTTP भाग को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं इसको? डोमेन नेम कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं, पथ कहते हैं या प्रोटोकॉल कहते हैं? जल्दी बताइएगा दोस्तों, सवाल ऐसा बन सकता है। वेबसाइट एड्रेस से पहले आने वाले जो HTTP आप देखते हो आराम से, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब HTT और PS दिखे ना आपको ऐसा प्रोटोकॉल, तो ये ज्यादा सुरक्षित होता है दोस्तों। क्या होता है? ये सुरक्षित प्रोटोकॉल में आता है। ठीक है, ये भी प्रोटोकॉल ही होता है लेकिन इससे ज्यादा सुरक्षित कौन है? ये वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, एस जरूर देखा करो, एस फॉर सिक्योर होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फायदा है? क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फायदा है? यह कंप्यूटर को ठंडा रखता है, यह इंटरनेट पर डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा देता है, यह गेम खेलने के लिए उपयोग होता है या यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? दोस्तों जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना भाई, ये क्या करेगा? ये इंटरनेट पर डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर और एक्सेस करने की सुविधा देता है। क्या आएगा दोस्तों? ये इंटरनेट पर डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने की सुविधा देता है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 35वें प्रश्न की ओर। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों वाईफाई का जो पूर्ण रूप है ना, वो है दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी। क्या है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी है। ठीक है, क्लियर है तक का? अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि वाईफाई में एफआई का अर्थ क्या होता है? वाईफाई में एफआई का क्या होता है? फिडेलिटी होता है। और वाईफाई में डब्ल्यूआई का क्या होता है दोस्तों? वायरलेस होता है। ठीक है, ये बात पूछी जा सकती है आपसे। तो 35 पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं 36वें की ओर। विंडोज में कोर्टाना क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक वेब ब्राउजर, एक व्यक्तिगत सहायक या पर्सनल सर्च फीचर या एक फाइल मैनेजर टूल? बताइए दोस्तों क्या है? दोस्तों इसका जवाब है एक व्यक्तिगत सहायक पर्सनल सर्च फीचर। ठीक है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। सी आएगा भाई 36वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 37वें प्रश्न की ओर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से कहां संग्रहित होती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइल अस्थायी रूप से कहां संग्रहित होती है? माई डॉक्यूमेंट्स में, माई कंप्यूटर में, नेटवर्क में या रिसाइकल बिन में? दोस्तों अस्थायी रूप से अगर कोई फाइल है, मतलब अस्थायी रूप से कहां स्टोर होती है, तो वो होती है दोस्तों रिसाइकल बिन में जाकर के।
किसमें दोस्तों, रिसाइकल बिन में जाकर के, ठीक है। तो आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ स्थित होती हैं दोस्तों, रिसाइकल बिन में होती है। लेकिन मान लो हम, एक सवाल ये बन सकता है, अगर मान लो परमानेंट अगर किसी फाइल को डिलीट करना है, फाइल डिलीट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपसे पूछा जाए किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा भाई, तो वो होगा दोस्तों शिफ्ट के साथ में डिलीट, शिफ्ट की प्लस क्या यूज करना पड़ेगा आपको, डिलीट की का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट और डिलीट का यूज करने से हम क्या करेंगे, किसी फाइल को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको नोट कर लेना नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 38वें प्रश्न की ओर। HTTPS में एस का क्या अर्थ है, सिंपल, सिस्टम, सिक्योर या स्टैंडर्ड। तो ये दोस्तों ये होगा सिक्योर, क्या होगा दोस्तों, सिक्योर होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। और यहां पे अगर बात की जाए HTTPS का पूरे नाम की, तो ये होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, साथ में क्या कर सकते हैं हम, सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो S4 क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। पूरा नाम मैंने लिख दिया, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 39वें सवाल की ओर। आईपी एड्रेस का क्या उद्देश्य है, आईपी एड्रेस का क्या उद्देश्य है भाई, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक अद्वितीय संख्यात्मक पता प्रदान करना ताकि वे संवाद कर सके, या एक वेबसाइट का नाम जैसे google.com, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक ईमेल का पता। दोस्तों आईपी एड्रेस का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों एक इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक अद्वितीय संख्यात्मक पता प्रदान करना ताकि वो संवाद कर सके। अब ये कैसे पता जो प्रदान करती है वो होती है, ऐसे होता है दोस्तों, जो आईपी एड्रेस का जो पता होता है ना, उसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें लिख दिया 192.168.15.4। ऐसे मान लो एक आईपी एड्रेस होता है और ऐसा पता प्रदान करता है ये, ठीक है। ये आईपी एड्रेस का उदाहरण है। सवाल आ सकता है अगर मान लो ऐसा एड्रेस दे दिया आपको और बोला जाएगा ये किसका पता है, ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस का है। इसकी पहचान कैसे करोगे, आईपी एड्रेस में संख्यात्मक मान होता है, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन ध्यान रखना साथ में 3 दशमलव जुड़ी होती है, एक दूसरी ये बैठी और तीसरी ये बैठी, मतलब 3 दशमलव से ये एड्रेस बना हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑकेट में बटा होता है, 1 2 3 और 4 में, ठीक है। ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। और ये जो संख्या है ना वो 255 से छोटी होती है, 255 या 255 से छोटी होती है, ये इस वाली संख्या है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 40वें प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है, डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है। डोमेन नेम जैसे google.com को आईपी एड्रेस में अनुवादित रिसोल्व करना, ईमेल भेजना, फाइलों को इनक्रिप्ट करना, या ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। दोस्तों डीएनएस का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवादित करना, ठीक है। यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब डीएनएस का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका पूरा नाम होता है डोमेन, डी फॉर क्या होता है दोस्तों, डोमेन, एन फॉर क्या होता है, नेम होता है, और एस फॉर क्या होता है दोस्तों, सिस्टम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आईपी की बात की जाए तो आईपी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता फुल फॉर्म्स का, वो फुल फॉर्म्स जरूर देख लेना और जरूर लिख लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि ऐसी फुल फॉर्म्स जरूर मिल जाती हैं आपको, ठीक है। और ऐसी अगर मिल गई तो आपका 1% आराम से सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन 1% सही तो हो जाएगा, लेकिन मुझे बताइए 40 में से आपके कितने % ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, ठीक है, बिना तुक्के के। तो दोस्तों अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। बोर मत होइएगा क्योंकि मैं भी तो एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं ना आपके लिए, भाई मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करनी है अपने खुद के लिए। कैसे, क्योंकि आपको पास होना है, तो आराम से देखना है, आराम से लिखते जाना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। और हाँ, क्लास अगर आपको धीमी लग रही है तो 2x कर लो आराम से, ठीक है, और 2x स्पीड में देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। देखिए जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मोबाइल का, वो होता है दोस्तों एंड्रॉइड, क्योंकि आप नाम सुनते हो ना एंड्रॉइड मोबाइल, तो इसकी वजह से फेमस है एंड्रॉइड, ठीक है। तो एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, विंडोज मोबाइल हो गया यहाँ पे, या फिर उबंटू, ये डेस्कटॉप सर्वर OS है, तो लिख रखा है मैंने, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। वैसे विंडोज एक तरीके से इसके लिए भी होता है और डेस्कटॉप के लिए, दोनों के लिए होता है वैसे। तो यहाँ पे आएगा उबंटू क्या है दोस्तों,
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं को जरूर पढ़ लेना। कई बार क्या होता है कि अपन नहीं को नहीं पढ़ते हैं, शुरुआत का टिक लगा देते हैं एंड्रॉइड। ठीक है, फिर बाद में घर आके पता लगता है यार एंड्रॉइड तो मैं गलत लगा के आ गया। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे में 35% आपको सॉल्व करने होंगे और 35 के 35 ही करने हैं पूरे, छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ओके, हो सकता है आपको कोई तुक्का लग जाए। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों मॉडेम। मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? मॉडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन, डिजिटल संकेतों को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल संकेतों में बदलने के लिए, केवल कंप्यूटर को बिजली देने के लिए, या बात करें दोस्तों हम दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, या डेटा स्टोर करने के लिए। बताइए दोस्तों यहाँ पे मॉडेम का जो उपयोग है वो कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा मुझे, मॉडेम क्या उपयोग होगा आपके भाई? मॉडेम का किसी को पता है क्या? मॉडेम क्या होती है? बताइए दोस्तों क्या होती है मॉडेम और क्या काम आती है? जल्दी से आप दे सकते हैं इसका जवाब 42वें का। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। तो देखिए दोस्तों, मॉडेम का जो उपयोग होता है वो क्या करता है? डिजिटल संकेतों को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल संकेतों में बदलने के लिए होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। और इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है दोस्तों? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ओके, अब चलते हैं आज की 43 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है? बताइए दोस्तों कौन सा है सर्च इंजन का उदाहरण इनमें से? अगर आपको आ रहा है समझ में तो जल्दी से बताइए नाम क्या होगा सर्च इंजन का। किस किस को पता है सर्च इंजन का? ठीक है, तो इनमें से कौन सा उदाहरण है भाई? इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, बिंग या सफारी? तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बस इसमें, इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? 43 में क्या आएगा भाई? कभी यूज किया है आपने सर्च इंजन का? फोर्टी 43 में क्या आंसर दोगे आप? तो दोस्तों इसमें जो सर्च इंजन है ना वो कौन सा है दोस्तों? फायरफॉक्स है। कौन सा है दोस्तों? फायरफॉक्स है। क्लियर है तक का? ओके, सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे फायरफॉक्स है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फायरफॉक्स जो है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मेरे को मिस्टेक लग रहा है ये। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आएगा, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? किसका दोस्तों? वेब ब्राउजर का उदाहरण है। कौन सा है भाई? तो यहाँ पे फायरफॉक्स ही आएगा दोस्तों, लेकिन फायरफॉक्स की जगह हम कर सकते हैं यहाँ पे गूगल। क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम गूगल कर सकते हैं। ठीक है, गूगल लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करता हूँ, आपको कुछ सर्च इंजन के नाम लिखा देता हूँ, SEARCH सर्च इंजन। ठीक है, और कुछ करा दूंगा मैं ब्राउजर के नाम आपको। ठीक है, तो सर्च इंजन में क्या हो गया दोस्तों? पहले गूगल हो गया। गूगल क्या होता है? सर्च इंजन होता है आपका। ठीक है, जिसमें हम सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। एक होता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बिंग। क्या होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों आपके याहू सर्च। क्या हो गया दोस्तों? याहू सर्च हो गया। और चौथा कौन सा हो गया दोस्तों? आपके बाइडू हो गया। ठीक है, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? आपके यंडेक्स हो जाएगा। ओके, ये आपके क्या हो गए दोस्तों? सर्च इंजन हो गए। क्या हो गए दोस्तों? आपके सर्च इंजन हो गए। उतार लो इनको कॉपी के अंदर, सर्च इंजनों को। सर्च इंजन हो गए दोस्तों आपके लिए। ठीक है, ओके, अब मैं आपके लिए कुछ ब्राउजर बता देता हूं, ब्राउजरों के नाम भी यही बता देता हूं आपको मैं, ब्राउजर। ठीक है, तो ब्राउजर के जो नाम बता रहा हूं वो लिख लिया आप आराम से। एक होता है दोस्तों गूगल क्रोम। कौन सा होता है दोस्तों? गूगल क्रोम हो गया, CHROME, गूगल क्रोम। एक हो गया दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स। कौन सा हो गया दोस्तों? मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। एक हो गया दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाएगा, या फिर एज लिखा जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है एज। ठीक है, जो 2011 की विंडो में बाय डिफॉल्ट होता भी है दोस्तों एज।
और यहाँ पे एक हो गया दोस्तों आपका ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा लिख रहा हूं दोस्तों मैं ओपेरा, और पांचवा लिखा देता हूं दोस्तों मैं एप्पल सफारी, एप्पल सफारी। ठीक है, क्लियर है तक का। तो ये क्या हो गए दोस्तों आपके वेब ब्राउजर हो गए। तो यहां से अगर मान लो आपके कोई भी सवाल एक तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है, और एप्पल सफारी हो गया। ठीक है, ये क्या है दोस्तों आपके वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि यहां पे जाकर के निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, सॉरी सर्च इंजन का उदाहरण है, बताइए दोस्तों कौन सा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। तो यहाँ पे फायरफॉक्स नहीं आएगा, सॉरी इस बात के लिए। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, गूगल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहाँ पे दिख गया होगा बीइंग, क्या हो गया दोस्तों बीइंग दिख गया होगा, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। ये क्या है दोस्तों आपका सर्च इंजन है। तो ये जो मैंने लिखा है ना ब्राउजर, ब्राउजर में कौन कौन आ गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एज हो गया, ओपेरा हो गया, एप्पल सफारी हो गया। ठीक है, और एक तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये भी क्या है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों वेब ब्राउजर है, और ये भी क्या है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, या ब्राउजर आप बोल सकते हो, वेब ब्राउजर बोल सकते हो। और ये क्या हो गया दोस्तों आपका सर्च इंजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च इंजन की बात की जाए तो गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट बीइंग हो गया। अब ध्यान रखना कई बार क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट लगा नहीं आता, सिर्फ बीइंग आता है लिखा हुआ, जैसे कि बीइंग लिखा है यहाँ पे। एक हो गया याहू सर्च, एक हो गया बाइडू, एक हो गया यंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये आप एक बार लिख लो क्योंकि इनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। मतलब अगर आपको ये नाम याद हो जाएंगे तो आपका 1% मान लो सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 44 की ओर। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल सिस्टम प्रोटोकॉल, या इनलीगल सर्विस प्रोवाइडर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा भाई। तो आईएसपी का होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का जो अगर मैं बोलूं इसकी परिभाषा तो ऐसे याद कर सकते हो, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रदान करती है, इंटरनेट प्रदान करती है। ओके ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 45वें की ओर। 45 सवाल हमारा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रकार, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रकार एक इमारत या परिसर के भीतर ही तक ही सीमित रहता है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार एक इमारत या परिसर के भीतर ही सीमित रहता है, लैन का, वैन का, मैन का, या पैन का। बताइए दोस्तों किसका होता है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों ये होगा लैन, लैन। ठीक है, ये एक सिर्फ मान लो एक हाउस के लिए बना है, एक तरीके से घर मान लो, इमारत मान लो। ठीक है, ये वाइड हो गया दोस्तों एक तरीके से इंटरनेट मान लो इसको, तो पूरा मतलब पूरे विश्व के मान लो एक तरीके से। मैन हो गया दोस्तों पूरी सिटी के लिए, सिटी मान लो, कस्बा मान लो पूरा एक तरीके से, है ना। और पर्सनल हो गया एक तरीके से, आप जैसे मान लो आप यूज करते हो ना ब्लूटूथ का, ओके, इनका यूज करते हो आप। ठीक है, एक तरीके से आप मान के चलो कि आप हॉटस्पॉट का यूज करते हो, वो सब किस में आएगा दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लैन, क्योंकि ये लैन क्या है दोस्तों एक तरीके से इमारत परिसर के तक ही भीतर रहता है। ठीक है, ओके, मतलब सीधी सी बात है, पहले लैन आता है दोस्तों, लैन के ऊपर होता है दोस्तों एक तरीके से ये लैन हो गया। ठीक है, और जैसे ये लैन हो गया, इन दोनों लैनों के ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हावी जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों इनके ऊपर मैन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैन होता है इसके ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैन हो जाएगा। ऐसे चलता है, ये सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों, वैन। ठीक है, उसके बाद में मैन, और फिर मैन के नीचे क्या होता है दोस्तों, लैन, ये मान लो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 46 की ओर। जब आप एक वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज का क्या उद्देश्य होता है, जब आप एक वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज का क्या उद्देश्य होता है। उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधि और प्राथमिकताओं को ट्रैक करने के लिए छोटी फाइलें संग्रहित करना, ठीक है, या कंप्यूटर को साफ करना, या कंप्यूटर को वायरस से बचाना, या इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिएगा जवाब मुझे। दोस्तों यहाँ पे आएगा उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों कि वो क्या सर्च कर रहा है क्या नहीं कर रहा, गतिविधियों को प्राथमिकता को टैग करने के लिए छोटी फाइलें संग्रहित करना। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते दोस्तों आज के 47 की ओर। ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है, ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है, इंटरनेट से वेब पेजों को
पुनः प्राप्त करना और प्रदर्शित करना, फाइलों को प्रबंधित करना, दस्तावेज प्रिंट करना या गणितीय गणनाएं करना। बताइए दोस्तों क्या होगा ब्राउजर का मुख्य कार्य। दोस्तों ब्राउजर का जो मुख्य कार्य होगा ना वो होगा दोस्तों इंटरनेट से वेब पेजों को पुनः प्राप्त करना और प्रदर्शित करना। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है। एमएस वर्ड, फायरफॉल, गूगल ड्राइव या नोटपैड। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज सेवा का जो उदाहरण है ना वो है दोस्तों गूगल ड्राइव। क्या है दोस्तों, गूगल ड्राइव। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, गूगल ड्राइव जो होता है दोस्तों 15 जीबी तक फ्री रहता है दोस्तों, आप फ्री में स्टोर कर सकते हैं 15 जीबी तक डाटा इसमें फ्री। लेकिन उससे ऊपर करना चाहे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 39वें सवाल की ओर। HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपरलिंक टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज। तो दोस्तों HTML का जो पूर्ण रूप है ना भाई वो होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते दोस्तों आज के 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, लिनक्स, MS DOS या फिर मैक OS। क्या होगा 50वें का सही जवाब। तो दोस्तों ये होगा लिनक्स। कौन सा है दोस्तों, लिनक्स होगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 51वें प्रश्न की ओर। अब चलता है आपका अध्याय तीसरा मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। और ये रहेंगे दोस्तों आपके 51 से लेकर के 75 तक। कितने दोस्तों, 51 नंबर से 75 नंबर तक रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है। कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। दोस्तों कंट्रोल+V का किया जाता है पेस्ट करने के लिए। कट करने के लिए किया जाता है दोस्तों कंट्रोल+X का। कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग करेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में V का प्रयोग करेंगे जो लिखा हुआ है सामने। और सेव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में S का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 52वें प्रश्न की ओर। MS वर्ड में मेल मर्ज कमांड किस टैब में पाया जाता है। MS वर्ड में मेल मर्ज कमांड किस टैब में पाया जाता है भाई। इंसर्ट, होम, पेज लेआउट या मेलिंग। बताइए दोस्तों MS वर्ड में मेल मर्ज का जो टैब पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। दोस्तों ये पाया जाता है मेल मर्ज का मेलिंग्स टैब में। किसमें दोस्तों, मेलिंग्स में। और काम क्या आता है ये मेल मर्ज, काम आता है दोस्तों एक साथ कई व्यक्तियों को लेटर भेजना। कई व्यक्तियों को लेटर भेजने काम आता है। ठीक है, लेटर भेजना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 53वें सवाल की ओर। MS वर्ड में MS एक्सेल में सेल एड्रेस A1 से A5 तक की रेंज को कैसे दर्शाया जाता है। बताइए दोस्तों अगर हमको किसी रेंज को दर्शाना है A1 से A5 तक तो कैसे दर्शाएंगे। तो दोस्तों A1 से A5 तक जो दर्शाएंगे ना भाई वो ऐसे दर्शाएंगे। देखिएगा ध्यान से, आपको क्या करना पड़ेगा, A1 लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे अनुपात का चिन्ह आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा A5। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे भाई ये ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 54वें सवाल की ओर। MS एक्सेल में फंक्शन शुरू करने के पहले किस प्रतीक सिंबल का उपयोग किया जाता है। बराबर का किया जाता है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 55वें सवाल की ओर। 55वां है कि MS एक्सेल में डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, सॉर्टिंग कहते हैं, फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग या पाइवोटिंग बोलते हैं। MS एक्सेल में विशिष्ट क्रम की बात की जा रही है। विशिष्ट क्रम क्या होता है भाई, किसी को पता है क्या। मतलब A to Z में जमाना हो गया तो, या फिर Z to A की बात की जाए मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। क्या दोस्तों, असेंडिंग डिसेंडिंग। और हिंदी में बात करें तो आरोही अवरोही में, तो वो होता है दोस्तों सॉर्टिंग से। किससे होता है दोस्तों, सॉर्टिंग से होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 56वें सवाल की ओर। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने का या नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+M या Ctrl+N। दोस्तों Ctrl+M होगा। Ctrl+M से क्या होगा दोस्तों, नई स्लाइड बनाएंगे हम, नई स्लाइड बनाएंगे। ठीक है,
लेकिन मान लो अगर बात की जाए डुप्लीकेट स्लाइड की, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है डुप्लीकेट स्लाइड के बारे में, तो ये किससे बनेगी भाई डुप्लीकेट स्लाइड? वो बनेगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करने से। कंट्रोल डी से क्या करेंगे दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे। कंट्रोल एस से क्या करेंगे? सेव करेंगे। यहां से ओपन फाइल के लिए होता है और यहां पे होता है न्यू फाइल के लिए एन। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के 57वें सवाल की ओर। 57वां है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के एक के बाद एक आने के प्रभाव इफेक्ट को क्या कहा जाता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के एक के बाद एक आने को, मतलब ये स्लाइड है, उसके बाद में ये स्लाइड आ जाएगी, फिर ये स्लाइड आ जाएगी दोस्तों, एक के बाद एक आ रही है ना, तो उसको प्रभाव को क्या कहेंगे? एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन या लेआउट, क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसमें कहेंगे दोस्तों हम ट्रांजिशंस। ठीक है, एनिमेशन जो होता है वो क्या करता है, एक तरीके से जो एक स्लाइड होती है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई टेक्स्ट होगा, उसको ही मूव करता है ये। ठीक है, एक स्लाइड के अंदर काम करता है एनिमेशन। जबकि ट्रांजिशन एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो उसके बीच में जो डिजाइनिंग आती है ना भाई, उसमें हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशंस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 58वें सवाल की ओर। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाएगा? तो किया जाएगा कंट्रोल बी का। सभी को पता होगा। कंट्रोल आई होता है दोस्तों इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और कंट्रोल ई क्या होता है भाई? सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेंटर अलाइन करने के लिए, ALIGN, सेंटर अलाइन के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, ये शॉर्टकट याद कर लेना क्योंकि कई बार बहुत इजी शॉर्टकट भी पूछ लिया जाता है आपसे। अब चलते हैं 59 की ओर। एमएस एक्सेल में सम का फंक्शन किस उपयोग के लिए किया जाता है? औसत निकालने के लिए, अधिकतम मान खोजने के लिए, सेलों में दी गई संख्याओं का योग करने के लिए, न्यूनतम मान खोजने के लिए। दोस्तों अगर औसत की बात की जाए तो ये लगाएगा एवरेज का फॉर्मूला। किसका दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहां पे, इक्वल AVERAGE, एवरेज का फंक्शन काम करता है। अधिकतम मान के लिए करेगा दोस्तों इक्वल MAX, मैक्स का फंक्शन। ठीक है, और दी गई संख्याओं का योग करने के लिए लगेगा दोस्तों सम का फंक्शन। ठीक है, और यहां पे न्यूनतम मान की बात की जाए तो ये लगेगा दोस्तों इक्वल MIN का फंक्शन, मिनिमम का फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? दी गई सेलों का अधिकतम मान के लिए सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, देखो जैसे मान लो सवाल आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे आ गया MAX, मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 10, 12, 15 और 10। क्या आउटपुट होगा भाई इसका? क्या आउटपुट होगा? मैक्स का फंक्शन। तो ये क्या करेगा दोस्तों? सबसे अधिक वैल्यू निकालता है। तो सबसे अधिक कौन सी है? 15 है ना, तो यहाँ पे आउटपुट क्या दे देगा? ये 15 दे देगा। अगर मान लो यहाँ पे मिनिमम का होता MIN का, तो क्या देता फिर आउटपुट? 10 देता भाई आपको। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस फंक्शन का या फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F5 का, F2 का, F7 का या F12 का? बताइए दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे हम? तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, तो F5 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका करेंगे? F5 का प्रयोग करेंगे स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 61वें सवाल की ओर। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है या फिर प्रिंट प्रकार है? दोस्तों ये क्या होता है आपका? ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का। जो कहां निकलता है दोस्तों? लेआउट टैब में निकलता है। किसमें दोस्तों? लेआउट टैब में आपको ये मिलते हैं दोस्तों। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। और एमएस वर्ड की बात की जाए तो पोर्ट्रेट जो होता है ना भाई, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट रहता है, मतलब एक पेज का आकार बदलता है। पोर्ट्रेट तो क्या होता है भाई, अगर बात की जाए पोर्ट्रेट की, तो ये तो होता है ऐसे खड़ा पढ़ना, एक वर्टिकल शेप में पेज रहता है, वो इसे बोलेंगे ये। और जैसे आड़ा जो होता है ना दोस्तों, वो होता है भाई लैंडस्केप वाला, इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल शेप में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। यहां पे तो आएगा पेज ओरिएंटेशन, है ना, बी ऑप्शन इज राइट, पेज ओरिएंटेशन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल लहरदार रेखा क्या दर्शाती है? व्याकरण की त्रुटि, वर्तनी की त्रुटि, फॉर्मेटिंग की त्रुटि या फिर केवल एक डिजाइनिंग? बताइए दोस्तों क्या दर्शाएगी? तो ये दर्शाएगी दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक। क्या दर्शाएगी दोस्तं? स्पेलिंग मिस्टेक दर्शाएगी। बी ऑप्शन इज राइट। अब कैसे दर्शाएगी? जैसे मान लो आपने एक मीनिंग लिखी, आपने लिखा कंप्यूटर, आप लिखते हो COMPU, है ना, TR। अब यहाँ पे ई मिस कर दिया आपने, तो इस वर्ड के नीचे एमएस वर्ड में क्या होने वाला है?
ऐसे लाइन आ जाएगी ऐसे। क्यों आएगी? क्योंकि ये क्या बता रहा है यहाँ पे, मीनिंग आपकी गलत है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये क्या बताया गया, आपकी वर्तनी मिस्टेक दिखाती है रेड लाइन। लेकिन मान लो अगर आपने एक शब्द लिखा राम गो टू मार्केट, ये आपने लिखा, ठीक है, तो यहां पे जाकर के जो लाइन आएगी ना, वो लाइन ऐसे आएगी। मान लो एक और बताता हूं मैं, ऐसे ये लाइन आती है ब्लू, या तो ग्रीन आएगी या ब्लू लाइन आती है ऐसे, ठीक है, किसी मीनिंग के नीचे। तो रेड तो क्या दिखाती है भाई, वर्तनी मिस्टेक, मतलब स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक दिखाती है। लेकिन व्याकरण की मिस्टेक कौन दिखाएगा दोस्तों, ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन दिखाती है, ठीक है। तो इसको ठीक है माना जाएगा भाई, गो की जगह क्या लिखो आप, गोज लिखो, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे जो आती है, ये तो आती है लाल लाइन के लिए, मतलब लाल आती है इसमें तो, और इसमें आती है ब्लू या बोले ग्रीन, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। 62वां आपको समझ में आ गया होगा भाई सभी को। 63 की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित और विश्लेषण और एनालाइज एक तरीके से प्रस्तुत करना। ए ऑप्शन इज राइट। एमएस पिवोट टेबल का क्या होता है एमएस वर्ड में, बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित, विश्लेषण और प्रस्तुत करता है दोस्तों ये, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। एमएस वर्ड में स्लाइड पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की गति, मूवमेंट को नियंत्रित करने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना अभी, किसी स्लाइड के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों, किसी स्लाइड के अंदर आप कोई टेक्स्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हो और उसको मूवमेंट करवाना चाह रहे हो, तो किसका मतलब इस इफेक्ट को क्या कहेंगे दोस्तों, एनिमेशन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों, एनिमेशन कहते हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है दोस्तों, जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में प्रवेश करते हो और उस समय जो इफेक्ट नजर आता है आपको, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशंस, ठीक है। और हाइपरलिंक क्या होता है, एक स्लाइड पे क्लिक किया और दूसरे पे पहुंचे उस क्लिक से एक लिंक बन जाता है, उसे बोलेंगे। और हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है भाई, कंट्रोल के साथ में के होता है, ठीक है, ओके। 64 कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं यहाँ पे 65वें नंबर की ओर। एमएस ऑफिस में हेल्प फीचर खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? हेल्प फीचर की बात की जा रही है यहाँ पे एमएस ऑफिस में, तो वो किया जाएगा दोस्तों F1 का। किसका दोस्तों, F1 का किया जाएगा एमएस ऑफिस में, ठीक है। किसका दोस्तों, एमएस ऑफिस में F1 का उपयोग किया जाएगा। किसके लिए दोस्तों, हेल्प के लिए, ठीक है। F7 का क्या काम आएगा दोस्तों, किसी को पता है कि F7 क्या काम आता है? चलो F5 क्या काम आता है एमएस वर्ड में, क्या काम आएगा? एमएस वर्ड में काम आएगा F5 दोस्तों गो टू के लिए। किसके लिए दोस्तों, गो टू के लिए। और पावर पॉइंट में क्या काम आएगा, पावर पॉइंट में क्या काम आएगा, स्लाइड शो के लिए, याद कर लेना इनको। F7 क्या काम आता है दोस्तों, भाई F7 तो फेमस है ना, स्पेल एंड ग्रामर के लिए, स्पेल है ना एंड ग्रामर के ऑप्शन को ऑन करने के लिए काम आता है ये, ठीक है। और F12 क्या काम आता है दोस्तों, सेवेज के लिए काम आता है। किसके लिए दोस्तों, सेवेज के लिए काम आता है। एक बार लिख लेना इनको भी साथ साथ में, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 66 की ओर, 66 की ओर चलते हैं भाई। एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर स्वचालित रूप से एक सेल में संख्याओं की एक श्रृंखला का कुल योग करता है? एमएस एक्सेल में कौन सा फीचर स्वचालित रूप से, मतलब ऑटोमेटिक रूप से एक सेल में संख्याओं की एक श्रृंखला का कुल योग करता है? फिल्टर का, सॉर्ट का, ऑटोसम का या फॉर्मेट पेंटर का? बताइए दोस्तों। दोस्तों वो करेगा ऑटोसम का। किसका करेगा भाई, ऑटोसम का करेगा। ऑटोसम की जो शॉर्टकट की मैं बात करूं तो ये होती है अल्ट के साथ में इक्वल होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे बात करें फॉर्मेट पेंटर की, तो ये क्या काम करता है भाई, ये क्या करता है, एक टेक्स्ट की स्टाइल को या फॉर्मेटिंग को बोल सकते हो आप, फॉर्मेटिंग को दूसरे पर अप्लाई करता है, दूसरे पर अप्लाई करता है, ठीक है। मतलब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे पर अप्लाई करता है। सॉर्ट का क्या काम करता है दोस्तों, सॉर्ट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है असेंडिंग, ठीक है, एक होता है दोस्तों डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है भाई A to Z में और डिसेंडिंग होता है भाई Z to A में, Z to A में होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 67वां। एमएस वर्ड में दस्तावेज में टेक्स्ट या ग्राफिक के पीछे हल्के रंग का टेक्स्ट जोड़ने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों। एमएस वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट या ग्राफिक के पीछे हल्का टेक्स्ट जोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है पूरा और यहाँ पे आप लिख देते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया डोसा कंप्यूटर वाला, पीछे हल्का सा एक आपको लग रहा है एक
हल्का सा एक, जब भी आप वीडियो देख रहे हो मेरी तो उसके पीछे का आपको एक फोटो नजर आ रही होगी जिसमें लिखा रखा है दौसा कंप्यूटर वाला लिख रखा है ना। तो ये क्या चीज है भाई, हेडर फुटर है, टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर वाटर मार्क है, या पेज कलर है। तो इसे बोलेंगे दोस्तों वाटर मार्क। क्या बोलेंगे दोस्तों, वाटर मार्क बोलेंगे। जो हेडर फुटर होता है ना भाई, हेडर क्या होता है, हेडर हमेशा पेज के टॉप में होता है, ठीक है, टॉप में कौन होता है, हेडर होता है, और बॉटम में जो होता है ना वो होता है दोस्तों फुटर होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 68वां यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सा या कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है। बताइए दोस्तों, स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है। देखो दोस्तों, स्लाइड शो चलाने के लिए तो कौन सी काम आती है, स्लाइड चलाने के लिए तो F5 काम आती है, चलाने के लिए, चलाने के लिए। और रोकने के लिए काम आती है दोस्तों एस्केप। कौन सी आती है भाई, एस्केप काम आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लास आपको बढ़िया लग रही होगी, और मैं भी एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा कि हम देखने में बोर हो गए। भाई बोर नहीं होना है, क्लास को बस देखते रहना है और साथ साथ में लिखना भी है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत समय ले रहा हूं तो आप 2x कर लो ना, 2x या 2.5x कर लो क्लास को, क्या दिक्कत आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों आज की 69 की तरफ। एमएस एक्सेल में कंट्रोल आर का उपयोग किस लिए किया जाता है, फॉर्मूला को नीचे कॉपी करने के लिए, चयनित सेल से दाईं और फॉर्मूला या डेटा कॉपी करने के लिए, पंक्ति हटाने के लिए, या डेटा को रिफ्रेश करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आएगा चयनित सेल में दाईं और, मतलब राइट साइड, एक तरीके से फॉर्मूला या डेटा को कॉपी करने के लिए राइट साइड, ओके, कंट्रोल आर का एक्सेल में। और अगर बात करें यहाँ पे एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड में कंट्रोल आर क्या काम आता है, एमएस वर्ड की बात करें तो वो आता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट का। एमएस वर्ड की बात करें तो राइट अलाइनमेंट के काम आता है, ALIGN, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 68, ये कौन सा था, 69, 70 की ओर चलते हैं भाई। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, नई लाइन शुरू करने के लिए दोस्तों, नया दस्तावेज खोलने के लिए, एक नया पेज ब्रेक डालने के लिए, या दस्तावेज सेव करने के लिए। देखिए दोस्तों, नई लाइन के लिए हम प्रयोग करेंगे एंटर का, किसका दोस्तों, एंटर का प्रयोग करेंगे ओनली। नया दस्तावेज खोलने के लिए हम करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में एन का। एक नया पेज ब्रेक डालने के लिए हम करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में एंटर का। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, सी ऑप्शन इज राइट। और नया दस्तावेज सेव करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल के साथ में एस का, ये लिख लेना भाई साथ साथ में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 71वें सवाल की ओर। एमएस ऑफिस में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड किस ग्रुप में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, कट, कॉपी, पेस्ट हो गया, और एक और आता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, जो है नहीं इसमें, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। ये क्या काम करता है फॉर्मेट पेंटर, एक टेक्स्ट की जो स्टाइल होती है या फॉर्मेटिंग होती है उसे दूसरे पे अप्लाई करता है। तो ये किस ग्रुप में पाए जाते हैं, तीनों चारों, ये पाए जाते हैं दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप में। किसमें दोस्तों, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। और क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात कर ली जाए थोड़ी सी, आपको मतलब पता तो लग गया ना भाई किस ग्रुप में पाए जाते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात की जाए, अब एक बात और, क्लिपबोर्ड ग्रुप फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, और एक होता है दोस्तों एडिटिंग। क्या होता है दोस्तों, एडिटिंग ग्रुप और होता है। ये चारों ग्रुप जो पाए जाते हैं ना भाई, वो पाए जाते हैं एक तरीके से होम टैब में। किसमें दोस्तों, होम टैब में पाए जाते हैं, लिख देता हूं मैं, ये सब जो पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे होम टैब में, होम टैब में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्लिपबोर्ड की, CLIPBOARD, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या करता है दोस्तों, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कट या कॉपी हुआ मैटर स्टोर करता है, कट या कॉपी किया गया मैटर स्टोर करता है। इसकी लिमिट कितनी है, कितना कर सकता है ये, तो मैक्सिमम करता है दोस्तों ये 24 आइटम तक स्टोर कर सकता है ये। कितना दोस्तों, 24 आइटम तक। तो ये थोड़ा लिख लेना, 24 आइटम इंपॉर्टेंट है कि एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड जो होता है वो कितने आइटम तक स्टोर कर सकता है भाई, 24 आइटम तक स्टोर कर सकता है, ठीक है। और सवाल ये भी आ सकता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप कौन से टैब में पाए जाते हैं, तो टैब होता है दोस्तों होम टैब। कौन सा टैब है दोस्तों, होम टैब में पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 72वें सवाल की ओर। एमएस एक्सेल में A1 में 50 है, यदि A2 में A1 गुना 2 फॉर्मूला दिखाते हैं तो क्या परिणाम आएगा। देखो, एक आपके पास में A1 है और A1 में क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है भाई। अगर आप A2 में
जो आपका A2 है, मतलब A2 ये है भाई, उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो कि A1 जो आपका है, मतलब आप ये करना चाहते हो A1 को गुणा करना चाहते हो 2 से, ठीक है। तो क्या दर्शाएगा, मतलब आप इसको गुणा चाहते, A1 में क्या है भाई 50 है, तो क्या आएगा 50 गुणा 2 आ जाएगा ना, तो क्या आएगा आउटपुट 100 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। A1 को गुणा कर दो 2 से, तो A1 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा 50 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, 100 आ जाएगा भाई। क्लियर, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ जाएगा, 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 73वें सवाल की ओर। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए? बताइए दोस्तों। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप दीजिए इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों यहां बात की जाए कंट्रोल यू का, कंट्रोल यू की बात की जाए दोस्तों यहां पे, तो यहां पे आएगा अंडरलाइन करने के लिए। क्या आएगा दोस्तों? अंडरलाइन करने के लिए आएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट, अंडरलाइन, ठीक है। टेक्स्ट को कॉपी करने की बात की जाए तो यहां पे यूज लेंगे हम कंट्रोल के साथ में सी का। इटैलिक की बात की जाए कंट्रोल के साथ में हम क्या यूज लेंगे दोस्तों? आई का लेंगे। और टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए, अलाइनमेंट होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, उसमें अलग अलग होंगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे बात की जाए तो यहां पे आएगा टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगा कंट्रोल यू से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 74वें सवाल की ओर। एमएस एक्सेल में डेटा को या डेटा की दृश्य प्रस्तुतियां के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेबल का, चार्ट का, फॉर्मूला का, या मैक्रोज का? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे एमएस एक्सेल में? तो एमएस एक्सेल में जो डेटा की प्रस्तुति है यानी कि रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो उसके लिए करेंगे दोस्तों चार्ट का। किसका करेंगे? चार्ट का। और एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट की जो शॉर्टकट की होती है भाई, वो होती है F11। क्या होती है दोस्तों? F11 होती है, ठीक है, ओके। और जो मैक्रोज होता है दोस्तों, मैक्रोज का क्या काम लेते हैं? मैक्रोज काम आता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई डाटा आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसको बार बार आप यूज लेना चाहते हैं, तो ये काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 75 की ओर। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? बताइए दोस्तों। एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस पावर पॉइंट में, एक्सेल आ रहा है बार बार नजर, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे भाई? तो वो करेंगे हम कंट्रोल डी का। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसी क्लास में बताया था आपको अच्छे से। कंट्रोल डी से क्या होगा दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करेंगे ना, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए कंट्रोल डी का करेंगे प्रयोग हम, ठीक है। और बात करें दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में, अगर आपको स्लाइड, एक नई स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में एम का। किसका दोस्तों? कंट्रोल के साथ में एम का। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे, जो पहले करते आए थे आप। कंट्रोल वी से पेस्ट होगा दोस्तों, और कंट्रोल एक्स से हम क्या करेंगे? कट करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 75% पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम 76वें की ओर। थक गए होंगे आप 75 एक साथ देखने में, ठीक है। तो कौन कौन ऐसे शख्स है जिन्होंने 75 क्वेश्चन एक साथ देख लिए हैं? अब चलते हैं दोस्तों भामाशाह और जनाधार योजना जो आपकी बुक में है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भामाशाह और जनाधार योजना की बात करें तो भामाशाह योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? भामाशाह योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश के लिए, मुफ्त साइकिल वितरण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, या पेड़ लगाना? दोस्तों भामाशाह योजना का प्राथमिक फोकस था महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश का, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। एक मिनट रुकिए, इसको ठीक कर लेता हूं, जो एरर आई है सामने अभी, 1 मिनट लगेगा दोस्तों। तो यहां तक जो 75 क्वेश्चन आपने देखे दोस्तों, कैसी लगी क्लास आपको? उम्मीद। दोस्तों बात करते हैं भामाशाह और जनाधार योजना की, ठीक है। तो पहला सवाल है यहाँ पे 76 नंबर का, भामाशाह योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? भामाशाह योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? पहला ऑप्शन महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश, दूसरा ऑप्शन मुफ्त साइकिल वितरण, तीसरा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, या पेड़ लगाना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे आएगा महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेश, ठीक है।
ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? 76% यहाँ पे। अब चलते हैं 77 की ओर। यहाँ पे 77 में दोस्तों, जनाधार कार्ड में कितनी संख्या डिजिट का विशिष्ट पहचान संख्या होती है? जनाधार में कितनी संख्या डिजिट की विशिष्ट पहचान होती है? 12 की, 10 अंक की, 16 अंक की, या 8 अंक की? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अगर आपने जनाधार कार्ड देखा है, खैर देखा होगा आपने, तो आप गिन के बताओ कितनी संख्या होती है उसके अंदर। तो दोस्तों जनाधार में होती है 10 अंक की संख्या। कितनी होती है दोस्तों? 10 अंक की होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कुछ यहाँ पे। जनाधार में 10 की होती है। इसको जारी कौन करता है जनाधार को? अगर जनाधार की बात करें तो जारी कौन करता है दोस्तों? राजस्थान सरकार करती है। कौन करता है? राजस्थान सरकार इसको जारी करती है, सरकार। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपके आधार कार्ड। आधार कार्ड में कितनी होती है, कई बार पूछ ली जाती है। आधार कार्ड में होती है दोस्तों 12, एक विशिष्ट अंक होता है 12 डिजिट का, और इसको जो जारी करता है वो करता है दोस्तों UIDAI। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपके पास पैन कार्ड। पैन कार्ड में कितनी जो होती है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक होती है। इसमें कुछ अल्फाबेट होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं इसमें। तो ये होते हैं दोस्तों 10 अंक के। कितने होते हैं दोस्तों? 10 के ही होते हैं। और इसको जारी कौन करता है दोस्तों? इसको जारी करता है भारत सरकार। भारत सरकार बोल दे, या बोल दे दोस्तों एक तरीके से हम आयकर विभाग। ठीक है, ओके। तो यहां से अगर मान लो किसी डिजिट की संख्या पूछती है आपसे, एक बार जनाधार में कितनी होती है, आधार कार्ड में कितनी होती है, पैन कार्ड में, तो आप यहां से जवाब दे सकते हैं। एक बार रट लो इनको अच्छे से और देख लो। ठीक है, रटना नहीं, समझ लो एक बार बस। खैर समझोगे भी क्या इसमें, आपको पता होगा इन सब चीजों का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 77 नहीं 78वें सवाल की ओर। जनाधार योजना के तहत परिवार की मुखिया आमतौर पर कौन सी होती है? भाई जनाधार में जो आपकी मुखिया होती है एक तरीके से, वो कौन होता है? परिवार का सबसे बड़ा पुरुष होता है, कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच, या फिर परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य। अब ग्राम पंचायत का सरपंच तो क्यों होगा भाई? नहीं होगा। तो देखो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। यहाँ होगा दोस्तों परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य, यानी कि पत्नी या माँ हो सकती है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 79 की ओर। जनाधार योजना में, या जनाधार योजना ने किस पुरानी योजना की जगह ली? मतलब किसकी जगह पे आया जनाधार जो आया है आपका? राशन कार्ड योजना की जगह, भामाशाह योजना की जगह, आयुष्मान भारत की जगह, या मनरेगा की जगह? दोस्तों यहाँ पे जो जनाधार आया है वो आया दोस्तों भामाशाह की योजना की जगह पे। बी ऑप्शन इज राइट। तो 79 में से आपके कितने सही हो चुके हैं अब तक? जल्दी से बताइएगा मुझे। ठीक है, अब चलते हैं आज के 80 नंबर के सवाल की ओर। राजस्थान में जनाधार योजना किस विचारधारा पर आधारित है? बताइए दोस्तों किस पे आधारित है? एक राष्ट्र एक योजना, हर परिवार को मुफ्त इलाज, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष पहचान, या फिर बात की जाए एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पे आएगा दोस्तों एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो 80 सवाल पूरे हो चुके हैं, और 80 में से ऐसे कौन से शख्स हैं जिनके 70 तक सही हो चुके हैं भाई? जल्दी बताना। और ऐसा भी कोई शख्स है कि जो पूरी क्लास एक साथ देख रहा है मेरी, या टुकड़ों में देख रहा है? ठीक है, अब चलते हैं 81 की तरफ। राजस्थान जन आधार योजना 2019 का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को, या 1 मई 2021 को? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को। किसको दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 को हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं 82 की तरफ। राजस्थान जन आधार कार्ड में परिवार की मुखिया हेड ऑफ फैमिली आमतौर पर किसे माना जाता है, या किसे बनाया जाता है? बताइए दोस्तों किसे बनाया जाता है? तो परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, परिवार का कोई भी सदस्य, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों महिला ही होती है जो 18 वर्ष से अधिक आयु की होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 83 की तरफ। NVSP का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? जो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित एक पोर्टल है। तो यहाँ पे NVSP का एक तरीके से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो कि भारत के चुनाव आयोग से संबंधित एक पोर्टल है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, NVSP। ए ऑप्शन इज राइट। 84 की तरफ चलते हैं।
एनवीएसपी पोर्टल पर नागरिक कौन सी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? नया एलपीजी कनेक्शन बुक कराना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, मतदाता सूची में नाम खोजना या सुधार करना, या पासपोर्ट के लिए आवेदन करना। बताइए दोस्तों क्या करेंगे इसमें? तो देखिए दोस्तों, यहां पे आएगा मतदाता सूची नाम खोजना और सुधार करना, इसके तहत आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं 85 की तरफ दोस्तों। 85 क्या है कि आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, के ई फाइलिंग पोर्टल पर ई वेरीफाई रिटर्न या लिंक आधार जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये किस प्रकार की सेवाएं हैं? नागरिक केंद्रित सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं या शिक्षा सेवाएं? तो दोस्तों यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, नागरिक केंद्रित सेवाएं। ओके, ठीक है, ऐसा सवाल ही बन सकता है आपके एग्जाम में। ओके, अब चलते हैं 86 की तरफ। यहाँ पे 86 में क्या है दोस्तों? पासपोर्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कौन सा दस्तावेज जन्म तिथि मतलब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में आवश्यक सहायक दस्तावेज है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड? दोस्तों इसमें आएगा जन्म प्रमाण पत्र। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 87 की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया सिंगल साइन ऑन SSOID पोर्टल नागरिकों को कितने से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है? 10 से अधिक, 50 से अधिक, 100 से अधिक या 500 से अधिक? कई बार ऐसा सवाल भी सामने देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, क्या आएगा? 100 से अधिक। कितने दोस्तों? 100 से अधिक। ओके, अब चलते हैं 88 की तरफ। 88 में क्या है? आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति परिवार कितने रुपए तक स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? दोस्तों इसमें आएगा 10 लाख, सॉरी 5 लाख। 5 लाख। सवाल पढ़ लिया होगा आपने, आंसर दे दिया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आज के 89 की तरफ। 89 है दोस्तों, आधार कार्ड या आधार संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक, 12 अंक, 16 अंक या 8 अंक? क्लास अगर आपने ध्यान से देखी हो तो मैंने लिखवाया था एक जगह कितने होते हैं दोस्तों। इसमें आएगा 12 अंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 12 अंक होते हैं। ठीक है, 10 अंक किस में होते हैं? 10 अंक की बात की जाए तो 10 अंक एक तरीके से जनाधार में होते हैं। ओके, और एक होते हैं दोस्तों पैन कार्ड में। किसमें दोस्तों? पैन कार्ड में भी होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं आज के 90 सवाल की ओर। 90 हो चुके हैं पूरे भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तो। देखो, एलपीजी सेवाओं के संदर्भ में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है जिसका उपयोग गैस रिसाव जैसी स्थितियों में किया जाता है? ये 100 का, 108, 1906 या 1045 का? बताइए दोस्तों, सॉरी 1075, जो भी नंबर है ना, 100, 108, 1906 या 1075 का? किसका करेंगे दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एलपीजी गैस रिसाव जैसी स्थितियों में आप किसी को फोन करना चाहेंगे तो वो कहेगा दोस्तों 1906, मतलब 1906। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1906 भी आप बोल सकते हो, 1906 भी आप बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे मुख्य हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ कुछ जो आपके काम आने वाली है। ठीक है, मुख्य बता देता हूँ मैं आपको, जो राजस्थान में काम आती है, कई बार एग्जाम में काम आती है। तो मुख्य एक तो लिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो 100 नंबर होता है ना, वो तो होता है दोस्तों एक तरीके से पुलिस सहायता। क्या दोस्तों? पुलिस सहायता होती है। ओके, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे 108 या 102, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एम्बुलेंस चिकित्सा आपात है ना, आपातकालीन सुविधा। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे एक तरीके से रेलवे हेल्पलाइन नंबर, कई बार याद जाता है रेलवे हेल्पलाइन नंबर, तो वो है दोस्तों 139। ठीक है, 139 यहाँ पे कर देंगे रेलवे हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, अगर आपको पीएनआर नंबर की पूछताछ करनी है तो इसी पे कर सकते हैं आप। ठीक है, एक होता है राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन। ठीक है, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन, उसमें आप 181 कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ये मैंने थोड़ी लिखा दी। ओके, आप चेक कर सकते हैं इनको एक बार। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के
अगले टॉपिक की ओर अब आता है दोस्तों साइबर सुरक्षा वाला टॉपिक। यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे, बस 16 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी करना, जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता यानी कि CIA सुनिश्चित करना, या सर्वर प्रदर्शन करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका होगा जानकारी गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, CIA सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 92 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर खतरा है? एंटीवायरस प्रोग्राम, सिस्टम बैकअप, फिशिंग या नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें आएगा दोस्तों फिशिंग। फिशिंग जो होता है दोस्तों ईमेल के द्वारा होता है, एक तरीके से वेबसाइट द्वारा होता है, जो आपकी संवेदनशील जानकारी चुराता है, संवेदनशील जानकारी चुराता है आपकी। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 93 की ओर दोस्तों। वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के डेटा को लॉक कर देता है और पहुंच के लिए भुगतान की मांग करता है, क्या कहलाता है भाई? वायरस, वर्म, रैनसमवेयर या स्पाईवेयर। बताइए दोस्तों क्या करता है? भुगतान की मांग करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है ऐसा? तो वो होगा दोस्तों रेसमवेयर। क्या होगा दोस्तों? रेसमवेयर होगा। सी ऑप्शन इज राइट, रेसमवेयर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 94 की तरफ। 94 है हमारा कि सुरक्षित वेबसाइटों की पहचान करने के लिए मुख्य तरीका क्या है? वेबसाइट का रंगीन डिजाइन, URL में HTTP की जांच करना, वेबसाइट पर बहुत भारी छवियां होना या बहुत सारी छवियां होना, या URL में HTTPS और पैडलॉक आइकन की जांच करना। तो देखो ये सही है। URL जो आप देखते हो तो उसमें HTTPS लिखा होना चाहिए, मतलब S लिखा होना चाहिए उसके अंदर, और एक होता है पैडलॉक, मतलब एक लॉक जैसा सिंबल भी आपको नजर आना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 95 की ओर। 95 है ईमेल शिष्टाचार में क्या शामिल नहीं है? एक पेशेवर ईमेल पते का उपयोग करना, संक्षिप्त और वर्णनात्मक विषय पंक्ति का उपयोग करना, भेजने से पहले ईमेल की प्रूफ रीड करना, या फिर एक तरीके से सभी बड़े अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों ये नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और सारे हैं दोस्तों। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और ये भी शामिल है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं 96 की ओर। 96 क्या है दोस्तों? MITM मतलब मैन इन द मिडिल। मैन इन द मिडिल हमला किस प्रकार के साइबर खतरों का उदाहरण है? मेलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, नेटवर्क हमला या फिशिंग। बताइए दोस्तों किस में शामिल है ये? दोस्तों यहाँ पे ये शामिल है नेटवर्क हमला। क्या है दोस्तों? नेटवर्क हमला। सी ऑप्शन इज राइट, नेटवर्क हमला। अब चलते हैं दोस्तों आज के 97 की ओर। सुरक्षित ब्राउजिंग की आदत में क्या शामिल है? सार्वजनिक वाईफाई, जानकारी साझा करने से बचना। तो यहाँ पे उत्तर है दोस्तों सामने आपके, सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील जानकारी साझा करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। यह आएगा दोस्तों यहाँ पे सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील जानकारी साझा करना। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 98 की तरफ। 98 है दोस्तों सामने। किस प्रकार का मेलवेयर खुद को प्रतिकृति नहीं करता और वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपा रहता है? वायरस, वर्म, रूटकिट या ट्रोजन हॉर्स। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 99 की ओर दोस्तों। 99 क्या है हमारे सामने? ओके, फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? नेटवर्क प्रदर्शन बढ़ाना, उपयोगकर्ता कंडेंशियल या संवेदनशील जानकारी चोरी करना, छवि या फाइलों को अनुकूलित करना, या ऑनलाइन मीटिंग की सुविधा प्रदान करना। तो यहाँ पे सामने आंसर इसका भी दोस्तों यहाँ पे आएगा उपयोगकर्ता कंडेंशियल संवेदनशील डेटा चोरी करना। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के यहां तक पूरे हो चुके हैं सवाल। तो मतलब ये किसके थे दोस्तों? साइबर सिक्योरिटी के थे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अन्य ऑफिस टूल्स की ओर, ठीक है। यहाँ पे आएगा निम्नलिखित में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का एक एप्लीकेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा गूगल स्पेस का एक वर्क स्पेस है, ठीक है।
गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप या लिब्रे ऑफिस राइटर? बताइए दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा गूगल वर्क स्पेस का एक एप्लीकेशन है भाई, कौन सा है यहाँ पे, गूगल डॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या एडोब फोटोशॉप है, लिब्रे राइटर है? बताइए दोस्तों कौन सा है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या आएगा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर आएगा, जो कि एमएस वर्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एमएस वर्ड की तरह काम करता है। और ये टॉपिक जो आप देख रहे हो यहाँ पे अन ऑफिस टूल, ये भी आपकी बुक में है वैसे, तो वहीं से मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 101 की ओर। यहाँ पे नंबर सीरियल थोड़ा सा खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 101 में क्या है दोस्तों, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एमएस वर्ड के समान है लेकिन मुक्त और ओपन सोर्स है? बताइए दोस्तों कौन सा है, गूगल डॉक्स है, एमएस एक्सेल है, गूगल सीट है, या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर है? तो दोस्तों एमएस वर्ड के जो समान है ना, वो है दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 102 की तरफ। 102 है हमारा, गूगल वर्क स्पेस में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? गूगल डॉक्स का, गूगल सीट्स का, गूगल फॉर्म्स का, गूगल स्लाइड का? तो प्रेजेंटेशन की बात की जाए दोस्तों, तो गूगल स्लाइड की बात करेंगे हम। ये करता है प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट की तरह काम करेगा। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 103 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ओपन ऑफिस स्वीट का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल आई वर्क, ओपन ऑफिस, या फिर गूगल वर्क स्पेस? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 104 की तरफ। ऑनलाइन मीटिंग या वर्चुअल क्लासरूम के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला टूल कौन सा है? जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल सीट, या गूगल मीट? आपने ऑनलाइन अगर क्लासरूम देखी, एक तरीके से क्लास ली है या फिर मीटिंग की है, तो उसके लिए दोस्तों गूगल मीट का उपयोग किया होगा आपने। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 105 की ओर। 105 है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में पिक्सेल के आयताकार ग्रिड का उपयोग करके बनाई गई डिजिटल छवियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? रोस्टर छवियां कहते हैं भाई। बी ऑप्शन इज राइट, रोस्टर छवियां। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। एक इमेज का सबसे छोटा तत्व क्या कहलाता है? डॉट, बाइट, रिजोल्यूशन, या पिक्सेल? क्या कहते हैं भाई इसको? यहां पे आएगा पिक्सेल। डी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों ये थी 106 प्रश्नों की क्लास, जो आपने देखी होगी, समझी होगी आपने, और समझ में आपको आई होगी वैसे ये क्लास, ठीक है। अगर समझ में आपको आई है तो एक लाइक बनता है, साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर कर दो जिन बच्चों की अभी एग्जाम है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।